मैं साइकोलॉजिकल एवेलुएशन के लिए दो केसेस यहाँ प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। एक केस थोड़ा फॉरेनर है, बाहर का है, और एक केस हम अपनी सोसाइटी का अपने मुल्क का लेते हैं। एक एनर्जेटिक हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है, मिडिल एज 40-45 साल के दरमियान की उसकी एज है, और वो बहुत ही एक बिज़ी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रहता है न्यूयॉर्क में। कुछ ऐसा होता है कि वो अपने एक नया ऑफिस वो बना रहा है, और वहाँ जैसे कारपेंटर्स काम कर रहे हैं और कारपेंटर्स कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो वो अपने उस नई जगह का विज़िट करता है जाके, ताकि चेक कर सके कि वो वहाँ काम कैसा हो रहा है। सडनली ऐसा कुछ होता है कि वो उसको जब आप लकड़ छीलते हैं तो उसकी कोई स्मेल आती है इसको, और जैसे ही उसको ये स्मेल आती है वो सीवियरली डिप्रेस हो जाता, यानी एक तरह की शदीद किस्म का डिप्रेशन का दौरा उसको पड़ता है। और वो इतना शदीद किस्म का डिप्रेशन का दौरा उसको पड़ता है कि वो तमाम अपनी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो रूटीन की उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब छोड़ देता है, और आप कह लें कि घर तक महदूद हो जाता है। और उसकी ये जो कंडीशन है उससे ऑब्वियसली सब लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं, उसकी जो फैमिली है, उसके जो बिज़नेस कोलीग्स हैं, वो सब के सब काफ़ी हैरान होते हैं, और उनको उसकी वजह समझ नहीं आ रही। ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन, ही इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही इज़ वेल एडजस्टेड विद द फैमिली एंड द कोलीग्स एंड द मतलब उसका एक सोशल इमेज है। he is considered to be a successful businessman, successful father, successful husband, successful neighbor and what not. So अगर आप इसको केस को evaluate करें, देखें कि what is there basically, उसके इस कंडीशन के अंदर है क्या। सो ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट से रुजू करते हैं, और वहाँ उसकी किसी लेवल की एवेलुएशन होती, साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट होती। अब कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होती है कि ही इज़ बेसिकली वो न्यूयॉर्क से बिलोंग नहीं करता। उसका जो ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है बोलिविया। बोलिविया से उसका बैकग्राउंड है। तो एनालिस्ट जो है वो ग्रेजुअली ट्राई करता है फाइंड आउट करने की कि जी व्हाट इज़ लाइक बेसिकली द ट्रिगरिंग फैक्टर, किस चीज़ ने ट्रिगर किया है एक डिप्रेसिव थॉट स्ट्रीम को, और क्योंकि जो वजह है या कॉज है वो विजिबल नहीं है और वो हिडन है, तो जो आप मूड ऑफ थेरेप्यूटिक्स इस्तेमाल करेंगे या जो रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है वो साइको एनालिटिकल टाइप हो सकती, जहाँ कॉज विजिबल नहीं है, कॉज क्लियर नहीं है, और कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से आदमी डिप्रेस हो सके। कोई लॉस नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, कोई एनवायरनमेंट में कोई इस तरह की कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई फैमिली के साथ कोई इशू नहीं है, कोई बिज़नेस में कोई मसला नहीं है। सो कॉज जो है बेसिकली कहीं इनसाइड है, कहीं हिडन है, कहीं इंडोजीनियस टाइप कॉज हम कहते हैं ना, इंडोजीनियस डिप्रेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड। तो जो कॉजल फैक्टर्स हैं वो सामने नहीं है। सो अ डीप एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। सो एनालिस्ट ऑब्वियसली फाइंड आउट करता है उसकी लाइफ को, लाइफ इवेंट्स को, लाइफ हैपनिंग्स को, बैकग्राउंड्स को। तो कुछ इस तरह की फाइंडिंग सामने आती हैं कि जी ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन बोलिविया इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गुर्बत, बहुत ही महरूमी के हालात हैं, और आप समझ लें कि बहुत ही हार्ड लाइफ उसने गुजारी है, बहुत हार्श कंडीशन से वो गुजरा। सो बोलिविया के जो लोग रहते हैं पहाड़ी इलाकों में,
जंगली कैफियत है, जंगल की कैफियत है, घर जो हैं उनमें लकड़ का इस्तेमाल ज़्यादा है, और लकड़ से फिर वो एसोसिएट हो जाता है. अब साइकोएनालिसिस में द एसोसिएशन मेथड, वट एवर इज़ देयर इन दैट इंडिविजुअल्स माइंड, सो आप कनेक्ट करते हैं इमेजरी को, थॉट प्रोसेसेस को. एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होती है, दूसरी चीज़ तीसरे से कनेक्ट होती है, और फिर जो कोई एक पिक्चर क्लियर होती है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन दैट इंडिविजुअल्स माइंड. अब वो किसी कोवर्ट फॉर्म में ही थॉट प्रोसेस चल रहा है, और किसी इंटेंसिव स्टिमुलस ने ट्रिगर कर दिया है वो डिप्रेसिव थॉट्स. और वो डिप्रेसिव थॉट्स आई कहाँ से हैं? ज़ाहिर है बचपन ऐसी जगह गुजरा है जहाँ वो उसी तरह की लकड़ है और उसकी उसी तरीके से स्मेल है, और वो फिर बहुत सालों के बाद जस्ट जो स्मेल है, यानी जो ऑल्फैक्टरी आपकी जो सूंघने की हिस्सा है, फैक्टरी जो सेंस है, वो ट्रिगर कर देती है एक थॉट प्रोसेस को, एक एसोसिएशन के प्रोसेस को, और एक अच्छा भला बंदा जो है, एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन जो है, वो एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर चला जाता. टू सी द कॉजल जो फैक्टर्स, अगर आप यहाँ इनको जानना चाहें और इसकी इटिमियोलॉजी को समझना चाहें, द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिप्रेसिव स्टेट. सो जो पॉवर्टी है, जो डिप्रिवेशन, महरूमियाँ हैं, गुर्बत है, वहाँ हार्श कंडीशंस हैं, लाइवलीहुड के मसाइल हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक क्लस्टर फॉर्म में या किसी एक आपकी जो उसकी मेमोरी जो है उसके अंदर वो मौजूद है, और कोई स्टिमुलस उनको ट्रिगर कर सकता, रिट्रीव कर सकता उस डेटा को जिसके अंदर डिप्रेसिव ट्रेंड्स हैं, और वो बिहेवियर को ओवर पावर कर देता है और इंडिविजुअल को डिप्रेस कर देता है. सो ये टिपिकल केस फॉर साइकोएनालिसिस. अब ब्रीफ करें इस केस में उन्होंने ब्रीफ साइकोएनालिसिस की, जिसमें फेस टू फेस आप करते हैं और प्रॉबिंग टेक्निक बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, रादर देन कि आप जस्ट जो एसोसिएशन जो मेथड है उस पर हार्ड एंड फास्ट जाए. सो मेनली अगर आप करेंगे कहीं वो रेजिस्ट करेगा, वो रेजिस्टेंस शो करेगा. ज़ाहिर है वो जो पॉवर्टी है या डिप्रिवेशन की जो थॉट्स हैं वो डिफेंस मैकेनिज़म्स उनको रोकेंगे, क्योंकि उनके साथ पेन एसोसिएटेड है, उनके 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 साथ मिजरी का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है. तो it would take a time to get into basically the core of that thing. And why that is important, भाई आप वहाँ जाते क्यों हैं, उसकी रीज़न यही है कि जब तक के अब साइकोएनालिसिस की तो डेफिनेशन ही ये है कि इट्स अ प्रोसेस विच वुड मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस. अब जो हिडन थॉट्स हैं वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर में आ गई. तो हमने जब जैसे उस दिन ईगो एंड सुपर ईगो की हमने डिवीज़न की थी, तो जो ऑब्वियसली ये अनकॉन्शियस थॉट्स थी, तो ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपीयर होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ईगो रेजिस्टेंस शो करती थी, क्योंकि ईगो को पता था कि अगर आप इस तरह की अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो कहीं एक्सप्रेस करेंगे, कहीं बताएंगे, या आप किसी को ना भी बताएं लेकिन अगर आपको याद आएंगी तो आप की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो बेहतर नहीं रहेगी. तो आपने एनालिस्ट ने ट्राई किया कि वो रिवील हों, सामने आए, और सामने आने का मेन मकसद यही है कि इट इज़ कैथार्टिक, इट इज़ एक्ट फॉर बैलेंसिंग द पर्सनालिटी, ताकि वो अपनी वट एवर जो उसकी जो बैकग्राउंड कंडीशंस हैं उनके साथ वो एक तरह की लाइफ गुजार सके, एक तरह का हार्मोनाइज हो जाए उसके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं इस तरह के. तो एक मैं आपको जिस्ट में ये हिंट्स देना चाह रहा था कि जो साइकोथेरेप्यूटिक जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है और हम सिलेक्शन कैसे करते हैं. उस दिन हमने इक्लेक्टिक साइकोथेरेपी की बात की थी, तो अब देखें इसमें क्योंकि हिडन कॉज है, तो ऑब्वियसली कुछ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो उसकी सूटेबिलिटी का फैक्टर रहेगा, और साइकोएनालिटिकल जो प्रोसेस है इसमें कैथारसिस भी चाहिए
और ग्रेजुअली द पर्सन वुड कम टू टर्म्स विद हिज ओन पास्ट, चाहे वो मिजरेबल है, चाहे वो डिप्रिवेशन का है, चाहे पॉवर्टी का है, तो वो ग्रेजुअली आएगा, वो एकदम नहीं आएगा. सो सच इज़ द केस जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था. दिस अनदर केस, इसमें थोड़ा सा मैं स्पीडली बात करूँगा, तेज़ी से बात करूँगा. दिस अ यंग स्टूडेंट अबाउट 24-25 years of age and he is studying in a university. So हमारी सोसाइटी का केस है इन पाकिस्तान. कुछ ऐसा है कि वो कहीं आउटिंग पे जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको पता है हमारे यहाँ जो पत्थर हैं वो ग्रेनाइट के पत्थर ज़्यादा हैं इस तरह के, और वो एक स्लेटी रंग का बेसिकली पत्थर होता है, सॉरी रॉक की कोई फॉर्म कह लें. ऐसा होता है कि वो स्ट्राइक कर जाता है, उसका पाँव टकरा जाता है किसी पत्थर से, और कोई बड़ी चोट नहीं लगती, मामूली सी उसको चोट लगती है. लेकिन सारे खड़े हो जाते हैं, सारे देखते हैं उसको कि क्या हो गया है. फिर ज़ाहिर है उसकी थोड़ी कोई इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पेन कम हो, लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई क्रैक नहीं हुआ हड्डी में, नथिंग सवियर ऑफ दैट सॉर्ट. इससे एक मुख्तलिफ बात हो जाती है. बात ये हो जाती है कि जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, उसकी चोट लगती है पाँव को, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई उदासी का दौरा पड़ गया है. वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, बहुत हल्के छोटे छोटे लफ्ज़ों में जवाब देता है और ज़्यादा अपनी मुतालिक बात नहीं करता. दोस्त पूछते भी हैं भाई क्या हुआ, वो समझते हैं शायद चोट की वजह से है, तो वो चोट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पेन तो नहीं हुआ ये वो. लेकिन वो जब वापस चला जाता है और वो कोई पाँव की सूजन वगैरह कम हो जाती है ट्रीटमेंट से, तो उसकी जो उदासी वाला जो एलिमेंट है उसमें फ़र्क नहीं आता. आहिस्ता आहिस्ता वो क्लासेस छोड़ना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तों से कम मिलना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अकेले रहना शुरू कर देता है. और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि लगता है ऐसे है कि वो जैसे ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, यानी टोटली लैकिंग इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज़, स्टडीज़ में. पेरेंट्स को ये बात पता चलती है, उसके दूसरे जो लोग हैं रिलेटेड लोग हैं उससे, उन लोगों को ये बात पता चलती है, और सारे लोग इस बात पे हैरान हो जाते हैं कि जी ऐसा हुआ क्या है. अब अगेन ये क्योंकि इसमें दोनों केसेस में जैसे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों केसेस में अपरेंट कॉज नहीं है, सामने रीज़न नहीं है, और किसी को समझ भी नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है. सो नाउ अगेन अ काइंड ऑफ एन एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड. सो इस केस में भी कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है, जिसमें ऑब्वियसली कोई वो सेडेशन का टाइम तो गुजरता है उसका, और कोई थोड़ा सा वो बैलेंस भी होता है, लेकिन मेनली उसका जो एलिमेंट है ये उदासी वाला जो फैक्टर है और लोगों से दूर जाने वाला जो फैक्टर है वो बड़ा क्लियर है. और वो चोट वाले इंसिडेंट के बाद वो सबको ऐसा लगता है कि चोट में कुछ अब ऐसे भी नहीं लगी, चोट पाँव को है, कोई कहेगा जी हेड इंजरी से ऐसा हो गया है, वो हेड को तो चोट लगी कोई नहीं है. तो अगेन इस केस में एक साइकोएनालिटिकल इंटरवेंशन. अगेन आप जब लाइफ सर्कमस्टांसेस में जाएंगे और ग्रेजुअली जाएंगे, एसोसिएशन मेथड भी पॉसिबिलिटी है इस्तेमाल किया जाए, प्रॉबिंग की टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, जिस पे हम बाद में हम थोड़ा सा फोकस भी करेंगे कि जी आप प्रॉबिंग को अगर आप किसी की पास्ट को खंगालते हैं तो प्रॉबिंग की टेक्निक्स किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अगर मैं पिक्चर थोड़ी सी इसकी क्लियर करना चाहूँ तो एसोसिएशन मेथड से आप ग्रेजुअली एक मकाम तक पहुँचते हैं. हुआ ये था कि व्हेन ही वाज अराउंड 6 years ऑफ एज, 6 साल की उम्र, तो एक वाक़या उसके साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ उसकी उम्र से बड़े लड़कों ने उसको ओवर पावर किया और उसको एक पहाड़ी की साइड पे ले गए ज़बरदस्ती. जब उसको खींच तान रहे थे, वो ज़रा रेजिस्ट कर रहा था, नहीं जा रहा था, तो उसकी टक्कर लगी गई किसी पत्थर से, और वो उसी तरीके का पत्थर था. वो लड़कों ने बारी बारी उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया और उसको थ्रेट किया, आमतौर पे जैसे अब्यूज़ के केसेस में होता है, थ्रेट किया और थ्रेट ये किया कि जी अगर ज़रा वो बताएगा
तो वो उसको मार देंगे या इस तरह के थ्रेट्स दिए। तो उसने ट्राई किया कि उसके बाद उस वाक़े को याद ना करे, और साल गुजरते गए तो वो वाक़या भूल भी गया उसको। वक्त के साथ साथ कोई इस तरह की कोई बीच में, ये उसका ही रिपोर्ट है कि उसको कोई इस तरह की बात याद नहीं आई। लेकिन सालों के बाद, यानी आप 6 साल की उम्र ले लें और 24-25 साल की, 25.5 साल की उम्र ले लें, इतने सालों के बाद कुछ थोड़ा बहुत सेम कोई सिनारियो या सर्कमस्टांसेस हुए। ज़ाहिर है एग्जैक्ट लोकेशन और वो सब तो नहीं था, लेकिन और हैपनिंग भी उस तरह की नहीं थी। कह सकते हैं यहाँ भी फ्रेंड साथ थे, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी बुरी नीयत के लिए उसके साथ नहीं थे, वो फ़न एक्टिविटी करना चाह रहे थे। तो ओवरऑल यूँ हुआ कि जी द सेम, वो जो टक्कर लगी तो सराउंडिंग इस तरह की थी, एक ही तरह की इमेजरी ने उसको पीछे ले गई, और एक तरह का उसके ऊपर फिट ऑफ इंडोजीनियस डिप्रेशन पड़ा। जी बहुत द केसेस, हम इन्हीं केसेस को फर्दर एवेलुएट करेंगे जब आप लोगों के मुझे ऑडियो क्लिप्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो हम मज़ीद ये देखेंगे कि जी ये किन थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के ज़रिए आप इन फाइंडिंग्स तक या इस तरह की एवेलुएशन तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया।